शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। हम दूसरे दिन पूरी तैयारी करके वहां गए। सावित्री हमारा बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसने तरह तरह के पकवान पका रखे थे। हमारे पांव छूकर स्वागत किया। मैंने उसके माथे पर टीका लगाया और हम कमरे में आकर बैठ गए। मैंने अपनी गोदड़ी में से एक पोथी निकाली और सावित्री से कहा, सावित्री बालिका, आज हम तुम्हें शिव भगवान के दर्शन करवाने आए हैं। वो नायिका तो खुशी से लोटपोट हो गई। मैंने कहा, इस पोथी में आकाश की तमाम अप्सराओं, नर्तकियों की जन्म कुंडलियां हैं। इसमें तुम्हारी जन्म कुंडली भी है। मेरे सामने आकर बैठ जा, मैं तुम्हें भगवान शिव के दर्शन करवा दूंगा। तू बड़ी भाग्यवान है। मैंने यूं ही पोथी के वर्क उलटने शुरू कर दिए। फिर एक सफ़े को गौर से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी आवाज को ज्यादा गंभीर बनाते हुए नफी में सर हिलाया और कहा, सावित्री, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे और भगवान शिव के दरमियान 7 औरतें दीवार बनकर खड़ी हैं। सावित्री नायिका का चेहरा उतर गया। मैंने पोथी बंद कर दी और उससे सवाल किया, क्या यहाँ तुम्हारे साथ 7 नर्तकियां भी रहती हैं? वो फौरन बोली, हाँ महाराज, 7 लड़कियां हैं। मैं उन्हें डांस वगैरह सिखाती हूँ। मैंने जय शिव शंकर का नारा लगाकर कहा, मेरी पोथी कभी गलत नहीं कहती। सावित्री, ये 7 लड़कियां तुझे शिव शंकर भगवान से कभी नहीं मिलने देंगी। ये तेरी दुश्मन है। ये चाहती हैं कि अगले जन्म में खुद भगवान शिव के दरबार में नर्तकियां बन जाएं। सावित्री परेशान हो गई थी। कहने लगी, महाराज, इसका कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा, उपाय है। हमने तुम्हारी खातिर इसका उपाय तलाश कर लिया है। ये उपाय खुद भगवान शिव ने हमारे दिल में डाला है। सावित्री ने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज, मुझे बताइए, हमें उपाय बताइए। मैं इसके लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, सावित्री, बलिदान देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तेरी तरफ से हम बलिदान दे देंगे। हाँ, तुझे सिर्फ एक काम करना होगा। वो बोली, हुक्म करें महाराज। मैंने सब कुछ सोच रखा था। मैंने उससे पूछा, सावित्री, क्या ये 7 लड़कियां अंगिया पहनती हैं? उसने कहा, हाँ महाराज, 7 पहनती हैं। मैंने बाजू हवा में लहराते हुए कहा, बस बस सावित्री, समझो तुम्हारा काम हो गया। फौरन इन 7 लड़कियों की अंगिया लाकर मुझे दो। मैं उन पर एक मंत्र पढ़कर फूंकूंगा, फिर एक रात का अभ्यास करूंगा, फिर तुम्हें 7 की 7 अंगिया वापस कर दूंगा। उसके बाद उन 7 लड़कियों की दीवार तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी और तू शिव भगवान के दर्शन भी करेगी और दूसरे जन्म में शिव भगवान की नर्तकी भी बन जाएगी। सावित्री बोली, महाराज, मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं कल ही उन लड़कियों की अंगिया उतरवा कर अपने पास रख लूंगी। ये काम मैं कर सकती हूँ। वो मेरा हर हुक्म मानती हैं। मैंने कहा, धन है, तू धन है बालके। बस हम कल इसी वक्त तुम्हारे भवन पर आएंगे और 7 अंगिया अपने साथ ले जाएंगे। फिर तेरा कल्याण हो जाएगा। जय शिव शंकर, जय माता भवानी। अब हम चलते हैं, कल आएंगे। सावित्री हाथ बांध कर खड़ी हो गई। महाराज, भोजन तो करते जाएं। मैंने आपकी खातिर अपने हाथ से कचौरियां बनाई हैं। मैंने और कादिर खान ने कचौरियों से ही पेट भर लिया और वापस चल पड़े। सावित्री हमें पहाड़ी पगडंडी तक छोड़ने आई। कादिर खान पगडंडी का मोड़ मुड़ते मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने उससे पूछा कि सब काम ठीक हो गया है? वो बोला, बिल्कुल 100% ठीक हुआ है। कादिर खान ने मुझे बता दिया था कि हमारे पास इन पाकिस्तान दुश्मन औरतों को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक ही सांप है। अगर हमने इन औरतों की साड़ियां वगैरह उसे सुंघाई तो उसमें इतना जहर पैदा नहीं हो सकेगा कि वो एक ही वक्त में इन 7 लड़कियों को डस ले। इसके लिए जरूरी है कि इन लड़कियों की उतरी हुई अंगियां उसे सुंघाई जाएं। दूसरे दिन हम शाम के बाद सावित्री के पहाड़ी केबन में पहुंच गए। उसने हमारे पांव छूकर हमारा स्वागत किया। हमें कमरे में ले जाकर बिठाया। मैंने पूछा, सावित्री, क्या तू लड़कियों की अंगिया ले आई है? वो बोली, हाँ महाराज, मैं भी लाती हूँ। वो उठकर एक अलमारी की तरफ गई। उसे खोलकर उसमें से एक थैला निकाल कर लाई। थैला मेरे सामने रखकर बोली, महाराज, इसमें 7 लड़कियों की अंगिया है। मैंने थैला उल्टा दिया। उसके अंदर से लाल, हरे, पीले और स्याह रंग की जनाना अंगिया बाहर निकली। मैंने पूछा, बालिका, ये नई अंगिया तो नहीं है ना? सावित्री ने फौरन कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने खुद उनके जिस्मों से अपने सामने उतरवाई हैं। महाराज, सब इन लड़कियों की पहनी हुई अंगिया हैं। मैंने कहा, तब ठीक है। अब तू फिक्र मत कर। समझो तेरे और भगवान के दरमियान जो दीवार खड़ी थी वो हट गई है। अब मुझे इस पर मंत्र पढ़कर अभ्यास करने दे। मैंने 7 लड़कियों की रंग बिरंगी अंगिया थैले में डाल दी और थैला कादिर खान की तरफ उछाल दिया। बच्चा, इसको अपने पास रख ले। आधी रात को मैं जब यज्ञ कर रहा हूँगा तो मुझे दे देना। कादिर खान ने थैला पकड़ लिया और बोला, जो आ गया महाराज। मुझे ये फिक्र थी कि कहीं रात को लड़कियां इधर उधर न हो जाएं। मैंने सावित्री से पूछा, सावित्री, ये तेरी दुश्मन लड़कियां कहीं चली तो नहीं जाएंगी? वो बोली,
नहीं महाराज, उन्हें कहाँ जाना है, वो अभी 7-8 दिन तक इसी जंगल में रहकर मुझसे डांस सीखेंगी। मैं मुतमईन हो गया। कादिर खान की तरफ निगाह डाली तो वो मुझे आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। गौर किया तो वो सावित्री के सीने की तरफ इशारा कर रहा था। मैं फौरन समझ गया कि ये क्या कह रहा है। मैंने गौर किया, क्या मुझे वो कुछ करना चाहिए था जो कादिर खान कह रहा था। थोड़ी देर सावित्री से बातें भी करता रहा और सोचता भी रहा। आखिर मैंने कादिर खान के हक में फैसला करते हुए सोचा कि ये औरत भी फसाद की जड़ है। अगर ये जिंदा रही तो दूसरी तवाइफों की तरबियत करके उन्हें भी जासूसी के लिए पाकिस्तान भिजवा सकती है। मैंने सावित्री की तरफ झुककर उसको गौर से देखा। सावित्री कुछ घबरा गई, बोली महाराज क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। मैंने कहा नहीं सावित्री, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। बात यह है कि मैं भूल गया हूँ कि इन अंगियों पर अभ्यास करने के बाद तुम्हारी अंगिया पर मंत्र पढ़कर फूंकना भी जरूरी है, इसलिए बालका तू अपनी अंगिया भी उतार कर दे। सावित्री शर्मा गई। अगरचे वो एक तजुर्बाकार पेशेवर तवाइफ थी मगर आखिर औरत थी और औरत के अंदर थोड़ी बहुत शर्म हया का मादा जरूर होता है। मैंने कहा शर्माओ नहीं बालका, अपने गुरुदेव से मत शर्माओ, हम तो साधु सन्यासी लोग हैं, हमसे शर्माने की क्या जरूरत है। वो बोली बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी अंदर जाकर अपनी अंगिया उतार लाती हूँ। उसने फौरन अपनी अंगिया उतार कर दे दी। बोली ये लीजिए महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना आपकी दासी का फर्ज है। मैंने उसकी अंगिया कादिर खान के हवाले की और कहा बच्चा सती सावित्री की अंगिया भी थैले में संभाल कर रख ले। कादिर खान ने फौरन सावित्री की अंगिया भी थैले में डाल ली। अब हमारा वहाँ सिवाय पेट पूजा करने के और कोई काम नहीं था। सावित्री ने उस रात भी हमारे वास्ते तरह तरह के पकवान पकाए थे। उसने हमारे आगे खाना लगवा दिया। हम दोनों खाना खाने लगे। सावित्री मेरे सामने बैठी मुझे मानी खेज नजरों से देखे जा रही थी। मैं उसकी नजरों की जबान को समझता था मगर मैं एक आला मकसद लेकर दुश्मन के इलाकों में आया था। मैंने सावित्री से पूछा सावित्री जहाँ लड़कियों को फौज के लिए कवायद सिखाए जाते हैं। वो बोली हाँ महाराज, भारत सरकार लड़कियों की फौज भी तैयार कर रही है। सावित्री मुझसे असल बात छुपा गई थी। मैंने पूछा लेकिन इन औरतों को डांस क्यों सिखाया जाता है, क्या ये लड़कियां महाज जंग पर जाकर डांस किया करेंगी। सावित्री ने नफी में सर हिलाते हुए कहा नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, हमें भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लड़कियों को भारतीय फौजी अफसरों का दिल बहलाने के लिए भर्ती किया जाएगा। मैंने कानों पर हाथ लगाते हुए कहा नारायण, क्या कलयुग आ गया है। रात ज्यादा गहरी नहीं हुई थी कि हम सावित्री के हाथ से रवाना हो गए। रास्ते में मैंने कादिर खान से पूछा क्या इस औरत को हलाक करना जरूरी है। वो बोला जहर तैयार करके दूसरों को पिलाने वाला जहर से ज्यादा खतरनाक होता है। जहर तो सिर्फ एक आदमी को मारता है मगर जहर तैयार करने वाले के हाथों से कोई भी महफूज नहीं होता। उसके बाद मैंने कादिर खान से इस बारे में कोई बात न की। हम वहाँ से सीधे वापस नवाब साहब के कॉटेज में आ गए। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। मैंने कादिर खान से पूछा कि अब उसका क्या प्रोग्राम है। वो बोला तोपों का रुख दुश्मन की तरफ कर दिया गया है, टारगेट रजिस्टर हो गए हैं, बस अब फायरिंग शुरू हो जानी चाहिए। कादिर खान कोठरी के कोने में जाकर सांप का डिब्बा उठाकर ले आया। डिब्बे के अंदर सांप फुनकार रहा था। कादिर खान बोला इसको यहूदी इंस्ट्रक्टर के जिस्म की बू बड़े करीब से आ रही है। सांप उस वक्त अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका है। अब ये चाहता है कि इसे छोड़ दिया जाए। फिर वो सांप से बातें करने लगा। मैंने कहा सांप को लड़कियों की अंगिया कैसे सूंघाओगे। कादिर खान इस दौरान थैले को खोलकर लालटेन की रोशनी में रंग बिरंगी अंगियों का मुआयना कर रहा था। बोला सांप को डिब्बे से निकालना खतरनाक होगा, डिब्बा छोटा है, ये बाहर आकर हमें भी डस सकता है। इसको डिब्बे समेत थैले में डाल दूंगा। डिब्बे के सुराखों में से इसको लड़कियों की अंगियों की बू पहुंच जाएगी। कादिर खान ने डिब्बे को खोलने के बजाय उसे बंद का बंद थैले में डाल दिया और थैले का मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद करने की देर थी कि थैले के अंदर सांप की फुनकारों ने शोर मचा दिया। ऐसा लग रहा था कि सांप अभी डिब्बे को तोड़कर थैले में से बाहर निकल आएगा। कादिर खान थैले के पास ही बैठा उसे गौर से देख रहा था। कहने लगा कम से कम आधा घंटा डिब्बा थैले के अंदर ही रहेगा। मैंने कहा मैं इतनी देर में हिंदी में मजमून कागजों पर लिख लेता हूँ। कादिर खान बोला हाँ। अलमारी में से रजिस्टर और बॉल पॉइंट निकाल कर मजमून तैयार करके उसकी 9 कॉपियां तैयार कर लो। 7 कागज लड़कियों के लिए, 1 यहूदी इंस्ट्रक्टर की लाश और 1 सावित्री की लाश के गले में बांधने के लिए। मैंने अलमारी में से खाली सफ़ों वाला रजिस्टर निकाल लिया और गहरे स्याह बॉल पॉइंट से हिंदी का एक मजमून लिखकर कादिर खान को दिखाया। वो हिंदी पढ़ लेता था। ये मजमून मैं पहले भी बम्बई वाले ट्रेनिंग सेंटर के दहशतगर्दों की लाशों के गले में डालने के लिए लिख चुका था। इसमें यही लिखा था कि हम भारत की एक मुस्लिम तंजीम की तरफ से खबरदार करते हैं कि हम भारत सरकार के इस्लाम दुश्मन मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर आइंदा भारत की मुतासिब और पाकिस्तान दुश्मन सरकार की तरफ से इस किस्म का कोई नापाक मंसूबा बनाया गया तो इन औरतों का भी यही अंजाम होगा। मैंने इस मुख्तसर मजमून की 9 कॉपियां तैयार की, उनमें नायलॉन के धागे पे रो दिए। कादिर खान बोला सांप ने जितनी बू सूंघनी थी सूंघ ली है, मैं इसे छोड़ने लगा हूँ। तुम्हारे ख्याल में 7 लड़कियां और यहूदी इंस्ट्रक्टर
इंस्पेक्टर कैंप में ही होंगे ना? मैंने कहा लगता तो यही है, आगे खुदा बेहतर जानता है। कादिर खान ने थैले में हाथ डालकर सांप का डिब्बा निकाल लिया। कहने लगा अब हमें अपने टारगेट की तरफ रवाना होना चाहिए। हमने कोठरी की लालटेन बुझा दी, बाहर निकलकर कोठरी को ताला लगाया और ट्रेनिंग कैंप की तरफ रवाना हो गए। हम चाहते थे कि सांप को टारगेट के ज्यादा से ज्यादा करीब जाकर छोड़ा जाए। हम उसी पहाड़ी पर आ गए जहां से हमें नीचे कैंप की बैरकें और सावित्री के केबिन की बाहर जलती लालटेन की रोशनी साफ नजर आ रही थी। जहां बिजली नहीं थी और रात को लालटेन और लैंप रोशन किए जाते थे। कादिर खान ने कहा मैं सांप को छोड़ने लगा हूँ, तुम परे हटकर खड़े हो जाओ। मैं पीछे हटकर खड़ा हो गया। कादिर खान ने थैले में से डिब्बा निकाल लिया, फिर बड़ी एहतियात के साथ उसका ढक्कन अलग किया और जल्दी से सांप को नीचे ढलान की तरफ फेंक दिया। सांप की फुनकार की आवाज बुलंद हुई और फिर खामोशी हो गई। रात की तारीकी में सांप के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम दरख्तों की ओट में बैठ गए और नीचे कैंप की तरफ देखने लगे। कैंप की बैरकों के कोनों पर लैंप रोशन थे जिनकी रोशनी बहुत धुंधली थी। कादिर खान कहने लगा हमारी इत्तला के मुताबिक इन बैरकों में से एक बैरक में 7 लड़कियां रात को सोती हैं। एक बैरक में यहूदी इंस्ट्रक्टर होता है और दूसरे मुलाजिम भी वहीं सोते हैं। मैंने कहा मेरा ख्याल है कि सांप इन नौकरों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कादिर खान कहने लगा सांप को हमने 2 दिन तक भूखा प्यासा रखा है। वैसे सांप कई दिन तक थोड़ी सी ऑक्सीजन पर जिंदा रह सकता है और खाए बगैर भी कई दिन निकाल लेता है, मगर ये सांप जो सबसे ज्यादा जहरीला है और छोटा है, इसके अंदर जहर की बहुत सख्त गर्मी खुश्की होती है। इसको दिन में 3 बार प्यास लगती है। इसे पानी ना मिले तो ये पागल हो जाता है। जिनकी मुंह पर ये जा रहा है उनको तो ये हर हालत में मार डालेगा, लेकिन इसके रास्ते में कोई दूसरा आदमी भी आ गया तो ये उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये अपने टारगेट के खून से अपनी प्यास बुझाएगा। मैंने पूछा उसके बाद ये सावित्री के मकान पर जाएगा? कादिर खान ने कहा बहुत मुमकिन है कि ये सबसे पहले सावित्री को डसे, क्योंकि उसका केबिन रास्ते में ही आता है। लेकिन ख्याल ये है कि ये सबसे पहले यहूदी इंस्ट्रक्टर को निशाना बनाएगा, क्योंकि उसकी तलाश में ये एक मुद्दत से भटकता फिर रहा है। बहरहाल हमें कुछ देर इसी जगह बैठकर इंतजार करना होगा। रात गुजरती जा रही थी, किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जंगल ऐसे सुनसान था जैसे उसे भी सांप सूंघ गया हो। बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि नीचे कैंप में से कुछ आवाजें बुलंद हुई। ये आवाजें आदमियों की थीं। कादिर खान ने मेरी तरफ देखा, कहने लगा लगता है नौकरों की आंख खुल गई है। आवाजें जैसे एक बार ही बुलंद होकर जैसे हमेशा के लिए खामोश हो गई। कादिर खान मुस्कुरा कर कहने लगा सांप ने कैंप का टारगेट मार लिया है। कैंप के सारे मर्दों और लड़कियों को उसने डसकर हलाक कर दिया है। चलो नीचे चलकर पता करते हैं। वो थैला हमारे पास ही था जिसमें लड़कियों और सावित्री की अंगियां थी, सांप वाला खाली डिब्बा भी और वो छोटे कागज भी थे जिन्हें हमने लाशों की गर्दनों में डालना था। हम बड़ी एहतियात से अंधेरे में पहाड़ी की ढलान उतरकर नीचे कैंप में आ गए। ये बिल्कुल वही मंजर था जो इससे पहले मैं बम्बई वाले ट्रेनिंग सेंटर में रात को देख चुका था। वहाँ कोई गार्ड नजर नहीं आ रहा था। एक बैरक का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा कि लालटेन जल रही थी और एक चारपाई पर एक गोरे आदमी की लाश पड़ी थी। हमने करीब जाकर देखा तो उसे पहचान लिया। ये यहूदी इंस्ट्रक्टर जोसेफ था। लाश पत्थर बन चुकी थी। सांप ने सबसे पहले शायद उसी को डसा था। दूसरे बैरक में गए तो वहाँ 3 मुलाजिमों की लाशें जमीन पर इधर उधर पड़ी थी। एक लाश के हाथ में अभी तक लकड़ी का डंडा था। लगता था कि उन्होंने सांप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सांप ने उन्हें भी डसकर हलाक कर दिया। हमने वापस जाकर यहूदी जोसेफ की गर्दन में लिखा हुआ कागज नायलॉन की रस्सी से लटका दिया। उसके बाद हम कोने वाली बैरक में गए। यहाँ बड़ा दर्द अंगेज मंजर था। सातों के सातों तवाइफ लड़कियां अपनी अपनी चारपाइयों पर मुर्दा पड़ी थीं। उनकी लाशें भी सांप के डसने से पत्थर बन चुकी थीं। हमने जल्दी जल्दी उनकी गर्दनों में भी लिखे हुए कागज के टुकड़े लटकाए और वहां से तेज तेज कदमों से बाहर निकलकर ऊपर सावित्री के केबिन की तरफ चढ़ने लगे। सावित्री का सिर्फ एक ही बूढ़ा मुलाजिम था। वो कहीं नजर नहीं आया। केबिन में अंधेरा था। बाहर जो लैंप जल रहा था उसकी कमजोर रोशनी में सहन का बागीचा सुनसान पड़ा था। हमने दरवाजे को खोलना चाहा, दरवाजा अंदर से बंद था। हम दूसरी तरफ गए जिधर खिड़की थी, खिड़की भी बंद थी। हम बूढ़े मुलाजिम की कोठरी की तरफ बढ़े। कोठरी खाली पड़ी थी। खुदा जाने नौकर कहाँ चला गया था। उसकी लाश भी कहीं नहीं पड़ी हुई थी। हमने बड़ी मुश्किल से सावित्री के कमरे के दरवाजे का ताला अंदर सलाख डालकर तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। अंदर छोटा सा लैंप रोशन था। उसकी रोशनी में हमने सावित्री को देखा कि पलंग पर इस तरह मुर्दा पड़ी थी कि उसका आधा धड़ पलंग की पट्टी से नीचे लटका हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि सांप की फुनकार सुनकर उसने पलंग से उठकर दौड़ने की कोशिश की होगी कि सांप ने उसे पलंग से नीचे उतरने की मोहलत न दी और वहीं डसकर हलाक कर दिया। हमने सावित्री के गले में कागज का टुकड़ा लटकाया और वहां से बाहर निकल आए। अभी हम सावित्री के मकान के सहन में ही थे
کہ ہمیں सांप की फुनकार सुनाई दी। कादिर खान वहीं रुक गया और अंधेरे में देखने लगा। सांप यही है, मगर वो हमारी तरफ क्यों आ रहा है? ऐसी हालत में सांप वापस अपने सपेरे की तरफ नहीं आया करता, वो पानी की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि इतने आदमियों को डसने से उसके बदन में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो चुकी होती है। मैंने कहा, अच्छा है कि सांप यही है, तुम उसे पकड़कर डिब्बे में बंद कर लो, ये आगे भी हमारे काम आएगा। कादिर खान ने अंधेरे में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे तजुर्बाकार सपेरों की चमक नजर आ रही थी। कहने लगा, मुझे कुछ और ही शुबा है, यहाँ से निकल चलो, मगर एहतियात से चलना, तुम अनाड़ी हो, मेरे आगे आगे चलो। हमारा रुख हमारे नहर वाले कॉटेज की तरफ था। रात का अंधेरा जंगल में फैला हुआ था। हम एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जो जरा खुला खुला रास्ता था और इधर दरख्त भी ज्यादा नहीं थे। हम नहर के किनारे निकल आए। रात के सन्नाटे में नहर खामोशी से बह रही थी। यहाँ से हमारा कॉटेज चंद कदमों के फासले पर ही था। चलते चलते कादिर खान रुक गया। मैं उससे 2 कदम आगे था। कहने लगा, हैदर अली, मोहतात रहना, मुझे लगता है कि सांप हमारे साथ साथ चल रहा है। मैं डर गया। कमबख्त, ये सांप हमारा पीछा क्यों कर रहा है? मैं कादिर खान के करीब आ गया। मैंने कहा, हो सकता है सांप नहर पर आया हो। तुमने कहा था ना कि इतने आदमियों को डसने के बाद सांप के अंदर गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है और वो पानी की तलाश में निकल खड़ा होता है। कादिर खान अंधेरे में इधर उधर कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरे बाजू को पकड़कर कॉटेज की तरफ खींचा और कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आ जाओ। कॉटेज वाली कोठड़ी खोलकर हम अंदर गए। कादिर खान ने जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। लालटेन जलाई। उसकी रोशनी में फर्श के चारों कोनों को देखा। फिर वो थैला चारपाई पर रख दिया जिसमें 7 लड़कियों और सावित्री की अंगियां थी और सांप का डिब्बा खाली था। उसने खाली डिब्बा निकाल कर बाहर रख लिया। कहने लगा, सांप को मैं सुबह पकड़ने की कोशिश करूंगा, उसका हमारे पीछे लगा रहना मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमने अपने साधुओं वाले कपड़े उतार कर दूसरे आम कपड़े पहन लिए। अपनी पिस्तौलें और कमांडो चाकू कपड़े में लपेट कर चारपाई के नीचे रख दिए। कादिर खान के चेहरे पर तशवीश के असरात नजर आ रहे थे। वो माहिर सपेरा था, उसे कोई चीज परेशान कर रही थी। कहने लगा, सांप को हमारा ताकुब नहीं करना चाहिए हैदर अली, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हम बातें कर रहे थे कि बाहर सांप के फुनकार की आवाज आई। कादिर खान चौंक पड़ा। वो यहाँ भी आ गया है। मैंने कहा, भाई ये उसका अड्डा है, वो अपने डिब्बे की पटारी में वापस जाना चाहता है। कादिर खान किसी माहिर सपेरे की तरह बोला, नहीं हैदर अली, तुम नहीं जानते, मुझे इसमें कोई और ही बात नजर आ रही है। चारपाई पर से पुरानी चादर उठा कर लाओ। मैंने पुरानी चादर उठाई और कोठरी के दरवाजे में जहाँ जहाँ दर्जें थी उनको चादर से बंद कर दिया। मैं सांप को सुबह तक बाहर ही रखना चाहता हूँ। कोठरी की खिड़की में भी कुछ दर्जें थी। कादिर खान कहने लगा, थैला इधर लाओ, हम इन दर्जों में लड़कियों की अंगियां फंसाकर इन्हें भी बंद कर देते हैं। थैला खोलकर कादिर खान ने उसके अंदर जितनी अंगियां थी सारी बाहर निकाल ली। थैले की तह में खद्दर कोई कपड़ा देखकर कादिर खान बोला, ये खद्दर की अंगियां किसकी हैं? मैंने खद्दर का कपड़ा बाहर निकाला तो वो मेरी एक पुरानी बुशर्ट थी। मैंने कहा, ये तो मेरी पुरानी बुशर्ट है। कादिर खान ने अपना सर पकड़ लिया, ये इस थैले में कहां से आ गई? बोला, अब समझ में आया कि सांप इस कोठरी के गिर्द चक्कर क्यों लगा रहा है और हमारा पीछा क्यों कर रहा है। उसने लड़कियों की अंगियों के साथ तुम्हारी कमीज की बू भी सूंघ ली है। अब वो तुम्हें डसने की फिक्र में है। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मैं इस मूजी और खतरनाक सांप की हलाकत खेजी से वाकिफ था। मैं कादिर खान का मुंह देखने लगा। मैंने कहा, हमें इस सांप को मार डालना चाहिए, ये तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कादिर खान को भी तशवीश हो गई। कहने लगा, बालिश्त भर के सांप को मारना इतना आसान नहीं है और फिर ये इंतहाई चालाक सांप है। खतरा महसूस हो तो पलक झपकने में जहाँ चाहे छुप जाता है। इसे जमीन जगह दे देती है। मैंने कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस सांप से नहीं बच सकता? कादिर खान उठकर खिड़की और दरवाजे की जो दर्जें बाकी रह गई थीं उनमें लड़कियों की अंगियां ठूसने लगा। बोला, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये सांप अय्यार और मूजी है तो मैंने भी जिंदगी के 5 साल बंगाली सपेरों के साथ यूं ही नहीं गुजारे। मेरे पास इसका एक तोड़ है। मुझे किसी हद तक तसल्ली हुई और जरा खौफ कम हुआ। मैंने कादिर खान से कहा, कादिर भाई, हमारी जिंदगियां इसलिए बड़ी कीमती हैं कि हमारा मिशन बड़ा कीमती है। ये बड़ा अलमिया होगा कि एक बालिश्त भर का सांप मुझे डस कर मेरी जिंदगी का हमेशा के लिए खात्मा कर दे। मैं तो सुबह होते ही उसकी तलाश में निकल जाऊंगा और उसे ढूंढ कर हलाक कर दूंगा। कादिर खान बोला, मैं तुम्हें इस कोठरी से बाहर निकलने की उस वक्त तक इजाजत नहीं दूंगा जब तक कि मैं इस मुसीबत का हल तलाश नहीं कर लेता। तुम सांपों की और खास तौर पर इस सांप की नफ्सियात और ताकत से वाकिफ नहीं हो। तुम इसे आगे तलाश कर रहे होगे और ये पीछे से आकर तुम पर हमला कर देगा। इसकी 7वीं बल्कि 8वीं हिस्स भी है जो न सिर्फ इसे एक मील से दुश्मन दिखा देती है बल्कि ये 1 मील के दायरे के अंदर अंदर अपने दुश्मन की मामूली से मामूली आहट को भी पहचान कर रूपोश हो जाता है। मैंने पूछा, मगर तुम तो ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास इसका एक तोड़ मौजूद है, वो क्या है? कादिर खान कहने लगा, जंगल में एक बूटी होती है, मैं उस बूटी को पहचानता हूँ। ये बूटी भारत के सभी जंगलों में पाई जाती है। मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के इस जंगल में भी जरूर होगी। मैं सुबह जंगल में जाकर उसे तलाश करूंगा। मैंने पूछा, ये बूटी क्या करेगी? कादिर खान बोला, इस बूटी के 2-3 पत्ते चबाकर खाओगे तो तुम्हारे बदन से तुम्हारी अपनी बू के साथ साथ इस बूटी की बू भी खारिज होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे बदन की बू सांप को तुम्हारी तरफ लाएगी मगर इस बूटी की बू सांप को तुम्हारे करीब नहीं
नहीं आने देगी। इसके सिवा इस मूजी सांप से बचने की और कोई तदबीर नहीं। मैंने पूछा कि इस बूटी का असर मेरे जिस्म पर कितनी देर तक रहेगा। कादिर खान ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक बूटी की खास बू तुम्हारे बदन से खारिज होती रहेगी। चौथे दिन तुम्हें दोबारा बूटी के पत्ते चबाकर निगलने पड़ेंगे। मैंने कहा, ये तो मेरे वास्ते एक मुसीबत होगी। बूटी के आखिर कितने पत्ते मैं अपने पास रख सकूंगा? एक दिन बूटी खत्म हो जाएगी और मैं जंगल में उसको तलाश भी नहीं कर सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं जान की बाजी लगाकर सांप को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करूं। कादिर खान बोला, क्यों नहीं? बूटी के पत्ते खाने के बाद तुम सांप को हलाक करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा खतरनाक खेल होगा। एक तो ये मुश्किल होगी कि सांप तुमसे दूर दूर रहेगा। तुम उसके करीब जाओगे और किसी जगह पर उसे घेर भी लोगे तो वो घबरा कर तुम पर वार कर देगा। अगरचे मैं तुम्हारे साथ हूंगा, मगर मैं भी वहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सांप तुम्हें अपना दुश्मन समझेगा। वो समझता है कि तुम भी उन औरतों में शामिल हो जिन्होंने उसे 3 दिन तक भूखा प्यासा डिब्बे में बंद रखा। आखिर यही फैसला हुआ कि कादिर खान सूरज निकलने के बाद जंगल में जाकर बूटी तलाश करके लाएगा, जिसके पत्ते चबाकर मैं निगल लूंगा और यूं 3 दिन के लिए मूजी सांप से महफूज हो जाऊंगा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। रात हमने किसी तरह कुछ सोकर कुछ जागकर गुजार दी। हमें ये भी मालूम करना था कि ट्रेनिंग कैंप में पेशावर लड़कियों और यहूदी इंस्ट्रक्टर की मौत और उनके गले में जो हमने दूसरी तवाइफों को खबरदार करने के लिए रुक्का लिख कर लटकाया था, उसकी खबर प्रेस में छपी है या नहीं। जहां हम रह रहे थे वहां किसी अखबार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मूजी सांप की नई मुसीबत खड़ी न हो जाती तो कादिर खान ने अखबार लेने मुरादाबाद जाना था, मगर अब वो दिन निकलते ही बूटी की तलाश में चला गया। सारी रात कोठरी के इर्द गिर्द सांप की फुनकार की आवाजें थोड़ी थोड़ी देर बाद आती रही। कादिर खान के जाने के बाद मैंने कोठरी का दरवाजा बंद करके सारी दर्जों को उनमें कपड़ा ठूंस कर बंद कर दिया। कादिर खान ने जंगल में बड़ी देर लगा दी। वो कोई 2 घंटे के बाद वापस आया। इस दौरान मुझे बाहर से किसी वक्त सांप की फुनकार की आवाज सुनाई दी जाती। ये फुनकारें बड़ी गुस्सीली थीं। कादिर खान के हाथ में झाड़ी का गट्ठा था। कहने लगा, तुम खुशकिस्मत हो हैदरली, मुझे बूटी के वास्ते जंगल में ज्यादा तगोदौ नहीं करनी पड़ी। हमने दरवाजा और खिड़की बंद कर रखी थी, सिर्फ सांप के डर की वजह से लालटेन जला दी थी। कादिर खान ने बूटी की झाड़ियों में से पत्ते अलग करने शुरू कर दिए। कहने लगा, मैं इसे नहर में अच्छी तरह से धोकर लाया था। काफी पत्ते निकल आए थे। उसने 6-7 पत्ते मुझे देकर कहा, बिस्मिल्लाह करके इन्हें चबाकर निगल जाओ, बाकी मैं पोटली में बांध कर रख लेता हूँ। ये पत्ते नीम के पत्तों की तरह छोटे छोटे और कुंगरियों वाले थे। मैंने एक पत्ता मुंह में डालकर चबाया तो उसका जायका हल्का कड़वा था। कादिर खान बोला, इसके जायके पर मत जाना, बस 6-7 पत्ते निगल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि 3 दिन तक ये सांप तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम अभी इसकी तासीर देखोगे। बाहर जो किसी वक्त फुनकार की आवाज आती है, ये बहुत दूर चली जाएगी। मैं 6-7 पत्ते मुंह में डालकर चबाने लगा, फिर उन्हें निगल गया। मेरा मुंह कड़वा हो गया था। मैंने कादिर खान से कहा, मुझे थोड़ा पानी दो। कादिर खान ने मुझे पानी पीने से मना कर दिया। कहने लगा, अभी तुम्हारा जायका ठीक हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। पत्ते खाने के कोई 1 मिनट के बाद मेरे मुंह का जायका ठीक हो गया। कादिर खान ने बड़े एतमाद के साथ उठकर दरवाजा खोल दिया। कपड़े जो दर्जों में ठूंस रखे थे वो भी बाहर निकाल दिए। कहने लगा, बिल्कुल फिक्र न करो, तुम्हारे जिस्म से बूटी की बू खारिज होना शुरू हो गई है। सांप यहाँ से दूर चला गया है। उसका कहना वाकई दुरुस्त था। पहले जो थोड़ी देर बाद सांप के फुनकारने की आवाज आ जाती थी, अब बिल्कुल बंद हो गई थी। बूटी जिस पोटली में बंद थी, कादिर खान ने उसे थैले में डालकर थैला दीवार के साथ लटका दिया और कहने लगा, अब बेशक तुम मेरे साथ मुरादाबाद चलो। हो सकता है आज के अखबारों में ट्रेनिंग कैंप वाले वाकये की खबर छप गई हो। हमने कोठरी को ताला लगाया और मुरादाबाद की तरफ रवाना हो गए। मैं जंगल में इधर उधर देखता हुआ चल रहा था, मगर सांप की फुनकार बिल्कुल गायब हो चुकी थी। कादिर खान वाकई बड़ा जबरदस्त सपेरा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।